Hello dear students, welcome back. Welcome to all of you on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear students, we are reading some basic concepts of chemistry, which is the very important chapter in our chemistry. So we have completed 6 lectures. Now we will read lecture number 7. Okay students, so let's we start. Yes dear students, we will read डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन की का परमाणु सिद्धांत कह सकते हैं इसको. डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन्होंने 1808 में 1808 में ये प्रिंसिपल दिया. Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed his atomic theory that is called Dalton's atomic theory. 1808 में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, फिलोसफी दी, और जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं. इसमें उन्होंने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. इनडिविजिबल का मतलब होता है अनअपघटनीय. अनअपघटनीय मीन्स जिसे और ज़्यादा छोटा नहीं काटा जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है. कोई भी एक बड़ा पार्टिकल लीजिए आप, उसे काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, और उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि वह कटेगा नहीं फिर वो. लेकिन हमारे यंत्रों से जो हम जनरल यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लेते हैं, वह उनसे कटने वाले चीज़ हमको दिखाई दे सकती है, स्मॉलेस्ट उसका पार्टिकल दिखाई दे सकता है. लेकिन उससे छोटे भी नैनो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और सेल्फ डिसोसिएशन भी इसमें होता है, जिसके कारण से वह इतना छोटे से छोटा हो जाता है कि वह हमें नेक्ड आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है. वह जो एटम है फिर वह हमें नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता है. उसे ही इनडिविजिबल कहते हैं. ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब कि पदार्थ अनअपघटनीय परमाणुओं से बना होता है. परमाणु से तो बना हुआ है, लेकिन कौन से? अनअपघटनीय, यानी कि परमाणु होते ही अनअपघटनीय है. ठीक है. ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, एक पर्टिकुलर एटम्स एलिमेंट के जो एटम होंगे, जैसे कॉपर के एटम, कॉपर के एटम की अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी, खुद की अपनी विशेषताएं होगी. आयरन के एटम्स की खुद की अपनी विशेषताएं होगी. हाइड्रोजन के एटम्स की अपनी खुद की स्पेशल आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी. ठीक है. इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के एटम की पर्टिकुलर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, यहां तक कि उनका जो मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी किसी भी एटम का सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, उनके सारे जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है. इवन एटॉमिक जो मास है वह भी डिफरेंट होता है. ठीक है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, मतलब यही है जो मैंने बोला है अभी, यानी कि हर एटम का जो एटॉमिक मास है वह एक दूसरे से डिफरेंट होता है, डिफर होता है. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Compounds are formed, यानी कि कंपाउंड बनते हैं. कब बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं when, यानी कि तब, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं. ठीक है, जब विभिन्न
तत्वों के परमाणु फिक्स अनुपात में क्रिया करते हैं तो ही कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रिकॉग्नाइजेशन होता है कि मुझे किससे रिएक्ट करना है, तो एटम्स का रिकॉग्नाइजेशन करके वो एटम एक दूसरे का रिकॉग्नाइजेशन करके पहचान करके रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इनको न तो नष्ट किया जा सकता है। मैटर आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जिन्हें न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी उन्होंने अपना काफ़ी प्रयास किया, इसके बावजूद भी उस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां रही, कुछ बातों को वो नहीं समझा पाए। कौन कौन सी बात थी? पहली बात ये है, ये कमी रही है, डाल्टन्स थ्योरी could explain the law of couldn't explain the law of chemical combination, could not explain, यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम को नहीं समझा सके। यहां कुड नॉट कर लेना आप। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी को, लॉज को वो नहीं समझा सके। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैसीय आयतन के नियम को नहीं समझा सके ये गैसेस वॉल्यूम। ठीक है। गैलुसाक का जो गैसेस लॉ पढ़ा है, गैसेस वॉल्यूम का लॉ वह है, उसको वो मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाए। थर्ड जो ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, कि एटम्स का जो कंबाइनिंग का जो रीजन है, एटम एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं, उसके रीजन को नहीं समझा सके। विच वॉज आंसर्ड लेटर बाय अदर साइंटिस्ट, जिसका उत्तर बाद में दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन डाल्टन नहीं दे पाए। तो दीज थ्री आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तीन मुख्य कमियां हैं, ड्रॉबैक्स है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की। ओके, लेट्स वी रीड नेक्स्ट टॉपिक। एटॉमिक मास, हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का मास, ठीक है, परमाणु का मास ही एटॉमिक मास कहलाता है, जिसकी यूनिट होती है AMU, जिसे शॉर्ट में U से लिख सकते हैं। ठीक है। एक AMU इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। यहाँ पर इसको -24 ग्राम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कर सकते हैं -24 ग्राम। 1 AMU इक्वल टू एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है। देखो माइनस में है, ये माइनस का मतलब समझ रहे हो, यानी कितना छोटा है मास, माइनस के 34, 10 की पावर -24। ठीक है। वेरी वेरी एटॉमिक मास जो होता है वह बहुत ही, उसकी जो मास है वह बहुत ही स्मॉल है, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि उन्हें हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि वन कार्बन 12 एटम, यानी कि इसे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पढ़ेंगे इसे दोबारा। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू, किसके इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 जो एटम है उसके
1/12 पार्ट से कितना गुना, कितना टाइम्स मोर मास है इसका, किससे, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स मास ज्यादा है। ठीक है, इसी को एटॉमिक मास कहते हैं। किसके संदर्भ में कंसिडर किया गया है, सी कार्बन 12 के से इसको कंसिडर किया गया है सबकी एटॉमिक मास को। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास किसे कहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ द एटम्स इन अ नेचुरली अक्योरिंग सैंपल ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो नेचुरली जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कार्बन के 3 तरह के हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये तीनों नेचुरल में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। अब इनके जो सबके एटॉमिक मास का एवरेज, इसका एटॉमिक मास अलग है, देखिए ये रहा, इसका कार्बन 13 का मास अलग है, ये है, कार्बन 14 का मास अलग है, ये रहा। ठीक है, ये रिलेटिव एबंडेंस है, कितनी प्रतिशतता पाई जाती है, सॉरी, ये रिलेटिव एबंडेंस को बता रहा है और एटॉमिक मास ये है। ठीक है, एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस परसेंट, यानी कि कितना नेचुरल में, नेचुरल रूप से ये पाया जाता है अधिकता से। तो कार्बन 12 98.892%, जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 13 रिलेटिव एबंडेंस जो है इसकी प्रचुरता 1.108% एंड इसका जो एटॉमिक मास है 13.00335 एंड कार्बन 14 जो है उसका रिलेटिव एबंडेंस है 2 × 10⁻⁻10 और जो इसका एटॉमिक मास है 14.00317। तो इन तीनों का जो एवरेज है, इन तीनों का एवरेज ही कार्बन का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास माना गया है। ठीक है, नेचुरल वे में, नेचुरली कोई भी एलिमेंट जितनी भी फॉर्म में पाया जाता है, जितनी एबंडेंस नेचुरली है उसकी, ठीक है, वह और उसका जो एटॉमिक मास है, उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज है, सबको मिलाकर जो उसका एवरेज करते हैं, तो वही उसका एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान तत्व के स्वाभाविक रूप से होने वाले नमूनों में परमाणुओं का भारित औसत द्रव्यमान होता है। यानी कि नेचुरली जो भी उसके और जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ पर, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इन तीनों के एटॉमिक मास का एवरेज ही कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला है, यहां इसको ग्राम में अभी परसेंटेज में बता रखा है, हम ग्राम में डिनोट करेंगे, ग्राम में करेंगे तो इसको, तो ये 0.98892 ग्राम में कैसे करेंगे इसको, ये ग्राम में करेंगे तो दशमलव इसके आगे आ जाएगी, 2 अंक आगे आ जाएगी, ये जो दशमलव है पॉइंट, ये पॉइंट इसका यहाँ आगे आ जाएगा, तो 0.98892 इंटू 12, ये हो गया इस कार्बन का एटॉमिक मास। ठीक है, प्लस इनको करेंगे इसी तरीके से, तो ये कितना आएगा, 2 के बाद लगना है, तो यहाँ पर 0.0108 इंटू मल्टीप्लाई 13.00335 प्लस ये देखिए 2 इंटू 10 के पावर, यहाँ देखिए माइनस के 12 लिख रखा है, क्योंकि 2
2 अंक आगे बढ़ना है, ठीक है, 0.2 अंक के बाद में जाएगा, पॉइंट 2 अंक के बाद में जाएगा, तो इसलिए इसकी माइनस की घात बढ़ जाएगी, -12 इंटू 14.00317। जब इनका कैलकुलेशन किया जाएगा तो 12.011 AMU, जिसे शॉर्ट में U बोल देते हैं। इसलिए कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आया है, 12 आया है, ठीक है। इसी तरीके से अन्य का निकाला जा सकता है। मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, देखो ये है आणविक द्रव्यमान, यानी कि मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास किसे कहेंगे, एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर के मास को मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान कहेंगे। मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। देखिए, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कोई एटम के, कोई एलिमेंट के, किसी तत्व के, किसी मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनके सम को यानी कि जोड़ को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आणविक द्रव्यमान एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, जितने भी उसमें एटम्स हैं उन सबका टोटल, जितने भी एटम्स हैं उन सबका टोटल। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है CH4, सी में एक एटम कार्बन है और 4 एटम हाइड्रोजन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए इन सबका सम टोटल, तो ये देखिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12.011, हमने अभी निकाला था कुछ देर पहले। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हाइड्रोजन है, या तो 4 बार लिख दो उसको, इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को या तो हम 4 बार लिख सकते हैं या 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1.008 ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब या तो 1.008 को हमें 4 बार लिखना होगा या शॉर्ट में करेंगे तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एक ही आएगी। जब इसे सोल्व करेंगे तो मेथेन का CH4 यानी कि इसको मेथेन बोलते हैं, मेथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूल है टोटल, देखो CH4 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब 2 या 2 से अधिक एटम्स से मिलकर बनता है तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो देखिए इसमें CH4 किस किस से मिलकर बन रहा है, कार्बन से मिलकर बन रहा है और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। तो इस तरीके से 5 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं इसमें, 5 molecules are taking part to form a methane। so कैसे, तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। इसके अलावा अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, H2O। H2O भी मॉलिक्यूल है। H2O में किस किस से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 इंटू हाइड्रोजन का अभी हमने देखा था कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 1.008, ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास होता है 16.00 इक्वल टू, तो अब इसे सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा, इसको 2.016 प्लस 16 तो आएगा ये 18.016, यानी कि जिसे 18.02 भी कह सकते हैं, AMU या U भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर मास हम आसानी से निकाल सकते हैं यदि हमें एटॉमिक मास मालूम है, ठीक है। इफ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ द एटम देन वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ओके। मोलर मास निकालेंगे अब। तो मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल
पदार्थ का मास ग्राम में। एक मोल पदार्थ है कोई, उसका मास को यदि ग्राम में डिनोट किया जाए तो उसे मोलर मास कहेंगे। ठीक है, कोई भी एक मोल सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस के का जो मास है उसको ग्राम में डिनोट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। ओके, तो मोलर मास ऑफ वाटर, देखिए यहां पर पीछे चलते हैं। मॉलिक्यूलर जो मास आया था, कितना आया था वाटर का, 18.02। तो ये क्या है अभी यहां पर, ये देखिए यहां करेंगे 18.02 AMU या U, ये यहां पर था मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन जब इसी मास को हम ग्राम में डिनोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको, तब क्या लिखेंगे, 18.02 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि 18.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, किसी के भी किसी भी सब्सटेंस को हम इस तरीके से मोलर मास में लिख सकते हैं। जैसे मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एक और एग्जांपल है यहाँ पर 58.5 ग्राम मोल, जबकि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर जो मास है मॉलिक्यूलर मास आता है 58.5 AMU, और जब इसी को ग्राम में लिखा जाएगा, ग्राम मोल में, तो कैसे लिखेंगे, 58.5 ग्राम पर मोल, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ये मोल जब ऊपर जाता है तो माइनस की पावर के रूप में आ जाता है, 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे हम। नाउ वी विल रीड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को हम साधारण शब्दों में समझेंगे, जैसे कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो 1 किलो हुआ, चाहे वो आधा किलो हुआ, चाहे वह 250 ग्राम हुआ, चाहे वह 10 kg हो, कितना भी kg हो, कोई भी, जैसे लिया हमने NaCl। ठीक है, NaCl 10 kg, NaCl 5 kg, NaCl 1 kg, NaCl 100 ग्राम। ठीक है, अब इसमें NaCl में कौन कौन मिलकर NaCl बना रहा है, Na और Cl। ठीक है, तो इसमें Na कितना होगा, यानी कि कंपाउंड की जब बात कर रहे हैं तो कंपाउंड में कोई और भी चीज मिल गई इसमें, अभी ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें कोई और भी मिश्रण हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकती है, तो वो सब इसमें कितना कितना परसेंटेज में उपस्थित है। इसमें जैसे Na का लिया, Na 10 kg लेंगे तब भी इसका Na का रेशो फिक्स होगा और Cl का रेशो भी फिक्स होगा, परसेंटेज फिक्स होगी। 5 kg लेंगे तब भी जो इसमें होगा 10 kg में वही 5 kg में होगा, क्योंकि मात्रा कम है, रेशो कम नहीं है। समझ रहे हैं, सब्सटेंस की मात्रा कम है, वेट में कम है, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन में कोई कमी नहीं है। केमिकल कंपोजिशन चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 10 kg हो, चाहे वो 50 kg हो, कितना ही हो, ठीक है, उसके वेट में कोई डिफरेंस हो सकता है, लेकिन केमिकली उसका जो नेचर है, केमिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे वो 10 kg हो। सभी में एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है वह फिक्स रहेगा, सेम, जो 1 ग्राम में है वही 10 kg में रहेगा। बात समझ में आई? यही इसी के बारे में पढ़ेंगे अब हम, परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन कंपाउंड
इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यानी कि द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का रेशो उस पूरे क्रिस्टल में सेम होगा, मात्रा चाहे कितनी ही हो लेकिन रेशो फिक्स होगा। ठीक है, अब इसे देखें किस तरीके से समझेंगे। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि मास उस एलिमेंट का किसमें 1 मोल जो कंपाउंड लिया गया है अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे जो कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है। यहां एलिमेंट का मास लिखना है, लेकिन यहां पर वह एलिमेंट जिस कंपाउंड में मिला हुआ है पूरे कंपाउंड का मोलर मास यहां पर आना है इनटू मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। एक और है फॉर्मूला, यदि विलियन सॉल्यूशन स्टेट में है तो सॉल्यूशन में तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, जिसको घोला गया है। कोई पदार्थ को, जैसे पानी में मिट्टी को घोला है तो मिट्टी क्या हुई, सॉइल को घोला है, पानी में सॉइल को घोला है तो सॉइल क्या हुआ, सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या हुआ, वाटर और सॉइल ने मिलकर क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको घोला गया है एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वाटर प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना लिया, जैसे लिया यहां पर 10 ग्राम। ठीक है, यहां वाटर लिया हमने 100 ग्राम प्लस सॉल्यूट कितना था 10 ग्राम, तो टोटल कितना ग्राम हो गया 110 ग्राम मास हो गया इसका। समझ रहे हैं बात आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं। तो परसेंटेज काउंट करने के लिए किसी भी कैलकुलेशन में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। कौन सा, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, परसेंट मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला है इसका, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। दैट एलिमेंट यानी कि उस, यानी कि दिया गया, जिसका हमें परसेंटेज मास निकालना है। अपॉन तो जो पूरा कंपाउंड है उसका मास मल्टीप्लाई 100। तो देखिए आप, जैसे मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास है, वाटर है जिसका हमने अभी कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले 18.02 ग्राम मोलर मास। देखिए आप दोबारा, ये यहां पर निकाला था, ये यहां पर वाटर ऑफ मोलर मास, सॉरी मोलर मास ऑफ वाटर 18.02। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस के मास को जब ग्राम में डिनोट किया जाए, 1 मोल सब्सटेंस के मास को ग्राम में डिनोट करेंगे तो उसे मोलर मास कहेंगे। तो मोलर मास ऑफ वाटर इतना आया। अब ये देखिए वाटर जो है किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि टोटल जो इनका ग्राम है, टोटल ग्राम है ये 18.02, लेकिन उस 18.02 में से हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, इसको हमें डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अब देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन टेक पार्ट कर रही है। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1.008। तो 2 हाइड्रोजन है
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 1.008 अपॉन टोटल कंपाउंड का मोलर मास। टोटल कंपाउंड का मोलर मास कितना आया था? 18.02। वाटर का है ये। वाटर की जगह पर जो भी और सब्सटेंस होगा देन वी कैन टेक, ठीक, मल्टीप्लाई 100। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो 11.18%। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकालेंगे तो ऑक्सीजन तो इसमें एक ही है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। हमने अभी कुछ देर पहले यहां पर देखा था जब वाटर का निकाला था। वाटर का किस तरीके से निकाला था हमने? यहां देखिए, ये 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 अपॉन टोटल कंपाउंड का मोलर मास कितना है? 18.02। H2O का मोलर मास मल्टीप्लाई 100 तो 88.79%। सो वी हैव कैलकुलेटेड परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, now we will take one more example. Here is a one more example in front of you. You can see it easily. Yes dear students, let us take a one more example. Other example लेते हैं. What is the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol? इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मास, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन इथेनॉल। ओके, सो वी हैव टू लर्न, वी विल हैव टू लर्न फॉर्मूला ऑफ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल विच इज C2H5OH, C2H5OH। ओके, तो सबसे पहले तो इस C2H5OH का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा। फर्स्टली वी विल हैव टू कैलकुलेट टोटल मोलर मास ऑफ इथेनॉल। ओके, सो इथेनॉल का मोलर मास निकालेंगे। देखो निकाल रखा है यहां पर, ये देखिए पहले, सी हियर C2 कार्बन कितने हैं यहां पर? 2 कार्बन, ये रहा 2 और 1 कार्बन, 2 कार्बन है। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? वी हैव लर्नड इट बिफोर, पहले हमने याद किया था इसको, 12 होता है। देखो 12.01। तो कार्बन का एटॉमिक मास आ गया, प्लस इसके बाद में हम कार्बन खत्म हो गया, प्लस इसमें कौन है अब? हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो इसमें कितने हैं? H5, 5 हाइड्रोजन यहां पर है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहां पर भी है, देखिए आप फॉर्मूला में, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी हाइड्रोजन हो गई है? 6 हाइड्रोजन हो गई है। तो 6 हाइड्रोजन को हम एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 1.008। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये लिख दिया यहां पर। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। इसके बाद अब बचा ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन कितना है यहां पर? 1 ऑक्सीजन है ओनली। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16। अभी कुछ देर पहले भी हमने एक एग्जाम्पल किया था, ये यहां पर एग्जाम्पल किया, इसमें ऑक्सीजन का ये यहां पर 16, तो यहां पर भी 16 ही होगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम्पल, भाई एटॉमिक मास फिक्स है सबका, चाहे एग्जाम्पल कोई सा भी हो, एटॉमिक मास विल बी द सेम, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 46.068 ग्राम, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन का परसेंटेज मास निकालेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज मास के लिए ऊपर किसको लिखेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास। किसको लिखेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास अपॉन पूरा जो कंपाउंड है इथेनॉल,
उसका मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का देखिए, यहां कार्बन 2 है तो 2 कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12.01, लेकिन यहां पर दो कार्बन टेक पार्ट कर रही है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.02, तो 24.02 अपॉन टोटल जो कंपाउंड है इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 46 विच इज 46.6068 इंटू 100, तो 52 पॉइंट जब कैलकुलेट करेंगे तो विच विल बी 52.14%. इट मीन्स the mass percentage of carbon is 52.14% in ethanol. Okay, now we will calculate mass percentage of hydrogen. हाइड्रोजन का मास परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो वही अब पहले हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास को लिखेंगे, उसके नीचे टोटल वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास निकाला, सब में सेम करना है हमको। ओके, केवल क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस यही रहेगा कि किस एटम का मॉलिक्यूलर मास हमको लिखना है। यहां ऊपर इस ये बटा की लाइन जो ये यहां पर है, पर की लाइन जो है, डिवाइड की लाइन जो है, इसके ऊपर हमें किसको लिखना है। तो यहां पर हाइड्रोजन का लिखेंगे, तो 6 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास लिखेंगे। 6 को 1.008 से गुणा किए, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, दैट्स व्हाई what will be atomic mass of 6 hydrogen atoms? Multiply 6, that's why we will multiply 6, इसलिए हम 6 से इसको गुणा करेंगे। तो 6.048 अपॉन 46, यहां पर भी देखो 46.068, ये वैल्यू सेम आएगी, बाकी सब केवल चेंज ये होना है, क्योंकि हम जिसका परसेंटेज मास निकालेंगे उसी की वैल्यू लिखेंगे ना ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर हाइड्रोजन का परसेंटेज मास आ रहा है 13.13%। अब नाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां ऑक्सीजन का एटॉमिक वैल्यू और यहां पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 100, तो विच विल बी 34.73. So we have calculated percentage mass of carbon, hydrogen and oxygen in ethanol. एथेनॉल में हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास कैलकुलेट किया है। तो कई सारे वी हैव कैलकुलेट, सो 3 और 4 एग्जाम्पल्स, हमने 3-4 एग्जाम्पल कर लिए इस तरीके से। तो मैं समझता हूं आप लोगों को अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप बार बार इनको अपना नोटबुक में लिखिए, करिए, क्योंकि आपको ही करना है। कोई भी आपको बस केवल समझा सकता है, बता सकता है, बाकी करने का काम आपका, बार बार लिखने का काम आपका है, लर्न करने का काम आपका है। हम केवल आपको इजी वे में कोई चीज़ बता सकते हैं, बट उसके बाद तो स्टूडेंट्स को ही खुद को करना होता है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा, अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। जो फ्रेंड्स आपके अभी तक हमारी क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं या उनको मालूम नहीं है, तो अच्छे मित्र होने के कारण, अच्छे फ्रेंड होने के कारण आपको उनको अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि सफलता डिजिटल पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है। यू कैन ज्वाइन सफलता डिजिटल। अपने फ्रेंड से कह सकते हैं आप सफलता डिजिटल को ज्वाइन करिए और आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो बेल रिंग है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल का घंटा है उसको ज़रूर बजाइए ताकि आप टाइमली अपडेटेड होते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।